वंदे, तुमने कल ई गवर्नेंस के बारे में बताया था ना। मैंने पिताजी को बताया तो वो आज मुझको पुस्तकालय ले गए थे। मैंने वहाँ ई गवर्नेंस पंचायत इंटरप्राइजेस सूट की किताब पढ़ी। क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं नन्ही, अभी मैंने पंचायत इंटरप्राइजेस सूट के बारे में नहीं पढ़ा है। नन्ही, तुम मुझे इसके बारे में बताओ ना। बताती हूँ, पर इसकी जानकारी मैं गांव वालों को भी देना चाहती हूँ। चलो सरपंच काका से बोलकर हम सभी गांव वालों को एकत्रित कर लें, ताकि सभी गांव वाले ई गवर्नेंस पंचायत इंटरप्राइजेस सूट के बारे में अच्छे से जान ले। हाँ नन्ही, चलो सरपंच काका के पास चलते हैं। हम वहाँ जाकर हम सभी गांव वालों को ई गवर्नेंस पंचायत इंटरप्राइजेस सूट के बारे में बताते हैं। देखो सभी गांव वाले एकत्रित हो गए हैं वंदे। चलो सत्र की शुरुआत करते हैं। हाँ, पर मुझे छुटकी के पिताजी तो दिखाई ही नहीं दे रहे। अरे दिख गए। चलो नन्ही, अब शुरू करते हैं। हाँ, आप सभी इस सत्र को ध्यान से सुनिएगा और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो सत्र के अंत में जरूर पूछिएगा। इससे पहले मैं पंचायत इंटरप्राइजेस सूट के बारे में बताऊं, आप लोग ई गवर्नेंस के बारे में जान लीजिए। ई गवर्नेंस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से आंकड़ों के इकट्ठा करने, डिजिटल माध्यम से सूचना और आंकड़ों को भेजने, सरकारी कार्यों में तीव्रतर और न्याय संगत निर्णय लेने, शासन में पारदर्शिता को बढ़ाने आदि में सहायक तथा सुविधाजनक सिद्ध होता है। पंचायत इंटरप्राइजेस सूट जिला पंचायत, प्रखंड विकास परिषद, ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित वैधानिक बैठकों का विवरण उपलब्ध करता है और सामाजिक ऑडिट के लिए रिपोर्ट तैयार करता है। ये ऐसा पोर्टल है जो नागरिकों को उनकी प्रतिक्रियाओं, प्रशिक्षण सामग्री आदि सहित हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर में पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को शुरू करने, मजबूत करने तथा PRI की संबद्ध क्षमताओं का निर्माण करने के लिए ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किया है। ई गवर्नेंस पहल को प्रभावी ढंग से अपनाना तथा इस परियोजना के तहत वर्तमान में 11 कोर कॉमन एप्लीकेशन के साथ पंचायत इंटरप्राइज सूट को चालू किया गया है। ग्यारह कोर कॉमन एप्लीकेशन ट्रियासॉफ्ट, प्लान प्लस, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल NPP, स्थानीय सरकार निर्देशिका एक्शन सॉफ्ट, एरिया प्रोफाइलर, राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका NAD, सर्विस प्लस, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, सोशल ऑडिट एंड मीटिंग मैनेजमेंट SAMM, ग्रीन मानचित्र GIS अनुप्रयोग। यह 11 कोर कॉमन एप्लीकेशन क्या है नन्ही? इसके बारे में जरा विस्तार से बताओ ना। देखो वंदे, ये पंचायत के तहत 11 कोर कॉमन एप्लीकेशन के एक सूट की परिकल्पना की गई है, जो पंचायतों के कामकाज के पूरे स्पेक्ट्रम को समाहित करते हैं। इनमें आंतरिक बुनियादी कार्यों जैसे कि योजना, निगरानी, कार्यान्वयन, बजट, लेखा, सामाजिक लेखा, परीक्षा आदि से लेकर नागरिक सेवा वितरण, संचालन जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि शामिल हैं। ये 11 सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग मिलकर
पंचायत एंटरप्राइज सूट का निर्माण करते हैं। मैं इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। प्रिया सॉफ्ट वाउचर प्रविष्टियों के माध्यम से रसीद और व्यय का विवरण कैप्चर करता है और स्वचालित रूप से कैश बुक, रजिस्टर आदि सृजित करता है। प्लान प्लस पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों और संबद्ध विभागों की संदर्श वार्षिक और कार्य योजनाएं तैयार करने में मदद करता है। राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी साझा करने में प्रत्येक पंचायत के लिए गतिशील वेबसाइट। स्थानीय सरकार निर्देशिका स्थानीय सरकारों के सभी विवरण ग्रहण करता है और उन्हें कवि-शिष्टल कोड प्रदान करता है। विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के साथ पंचायतों के मानचित्र भी उपलब्ध कराता है। एक्शन सॉफ्ट विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भौतिक और वित्तीय परिणामों, लाभों की निगरानी में सहायता करता है। राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका सृजित की गई संपत्तियों का रिकॉर्ड रखता है ताकि प्रत्येक संपत्ति का पूर्ण उपयोग हो सके। एरिया प्रोफाइलर किसी गांव, पंचायत की भौगोलिक, जनसांख्यिकी, संरचनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप का विवरण उपलब्ध कराता है। सभी क्षेत्रीय कार्यक्रमों की योजना के लिए सार्वभौमिक डेटाबेस और निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि का विवरण भी प्रदान करता है। सर्विस प्लस सभी राज्यों में सभी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी प्रदान करने में मदद करने के लिए एक गतिशील मेटा डेटा आधारित सेवा वितरण पोर्टल। पूर्ववर्ती शिकायत निवारण अनुप्रयोग की कार्यक्षमता को भी इस एप्लीकेशन में शामिल किया गया है। सोशल ऑडिट एंड मीटिंग मैनेजमेंट जिला पंचायत, प्रखंड विकास परिषद, ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित वैधानिक बैठकों का विवरण उपलब्ध करता है और सामाजिक ऑडिट के लिए रिपोर्ट तैयार करता है। ट्रेनिंग मैनेजमेंट यह ऐसा पोर्टल है जो नागरिकों, उनकी प्रतिक्रियाओं, प्रशिक्षण सामग्री आदि सहित हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। ग्राम मानचित्र अनुप्रयोग ग्राम मानचित्र ग्राम पंचायत उपयोगकर्ताओं के लिए भूस्थानिक योजना अनुप्रयोग है जो विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले विभिन्न विकासात्मक कार्यों की बेहतर कल्पना करने और ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करने के लिए है। और इतना ही नहीं बल्कि इसके अन्य वेबसाइट भी हैं, जैसे अन्य वेबसाइट डैशबोर्ड, ग्राम पंचायत विकास योजना, RGSA, पंचायत पुरस्कार, पंचायत अध्ययन, PESA, IPKP, ग्राम पंचायत विकास योजना गांव के विकास और बुनियादी सेवाओं के लिए 1 वर्ष की योजना है जिसे सरपंच, पंच और ग्रामीण मिलकर बनाते हैं। जम्मू कश्मीर में ग्राम पंचायत विकास योजना में नागरिकों की जरूरतों और उनकी प्राथमिकताओं का उपलब्ध संसाधनों के साथ मेल खाना जरूरी है।
ई गवर्नेंस का उद्देश्य पंचायत राज को सशक्त बनाना, उनका समर्थन करना तथा निधि विस्तार के लिए स्टाफ, SPRC, DPRC का निर्माण करना। RGSA योजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता को बढ़ाना है तथा पंचायतों की गतिविधियों में आम आदमी की भागीदारी को बढ़ाना है। पंचायतों को लोकतांत्रिक रूप से निर्णय लेने एवं उत्तरदायित्व निभाने हेतु सक्षम बनाना, जानकारी एवं पंचायतों की क्षमता वृद्धि हेतु पंचायतों के संस्थागत ढांचे को मजबूत करना। तिहत्तरवें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप पंचायतों को अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपना। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जन सहभागिता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का सुदृढ़ीकरण तथा संवैधानिक व्यवस्था के पंचायतों को सशक्त रूप देना। पंचायत पुरस्कार ग्रामीण भारत के परिवर्तन के लिए फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे देश में पंचायती व्यवस्था में कई उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता हैं और ऐसी पंचायतों व पंचों को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2011-12 से राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुशंसित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर रहा है। पुरस्कार प्रति वर्ष 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिए जाते हैं। पंचायत अध्ययन न्यायिक उद्घोषणा से संबंधित पंचायत राज, राज्य पंचायत राज अधिनियम आदि जांच लें। PESA एक केंद्रीय विधान जो पंचायत के प्रावधानों का विस्तार करता है, जैसा कि भाग 9 में भी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए गठन के लिए कुछ संशोधन और छूट दिए गए हैं। IPKP पंचायत राज व्यवस्था के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत ज्ञान भंडार। FFC पंचायत राज व्यवस्था के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत ज्ञान भंडार। अच्छा वंदे, क्या तुम्हें स्थानीय सरकार निर्देशिका के बारे में कुछ ज्ञात है? हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था नन्ही। स्थानीय सरकार निर्देशिका का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के विभागों को नवगठित पंचायतों, स्थानीय निकायों के साथ निर्देशिका को अद्यतन करने, पंचायतों में पुनः गठन, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन आदि की सुविधा प्रदान करना और सार्वजनिक डोमेन में समान जानकारी प्रदान करना है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो वंदे। आओ इसके बारे में सभी गांव वालों को विस्तार से बताएं। स्थानीय सरकार निर्देशिका LDG स्थानीय सरकार निर्देशिका का उपयोग केंद्र और राज्य के विभागों द्वारा किया जाता है, जो नए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नए जिलों, नए उपजिलों, नए गांवों और नए स्थानीय सरकारी निकायों के साथ साथ उनकी स्थिति का नाम से गठन के लिए जिम्मेदार है। स्थानीय सरकार निर्देशिका का अवलोकन। स्थानीय सरकार निर्देशिका का प्राथमिक उद्देश्य नवगठित पंचायतों, स्थानीय निकायों के साथ निर्देशिका पंचायतों में पुनर्संगठन तथा ग्रामीण से शहरी क्षेत्र आदि में रूपांतरण और सार्वजनिक
डोमेन में समान जानकारी प्रदान करने के साथ राज्य के विभागों को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करना है। स्थानीय सरकार निर्देशिका की मुख्य विशेषताएं। प्रत्येक स्थानीय सरकारी निकाय के लिए अद्वितीय अथवा विशिष्ट कोड का निर्माण। प्रत्येक स्थानीय सरकारी निकाय को एक अद्वितीय अथवा विशिष्ट कोड सौंपा गया है। स्थानीय सरकारी निकायों का रखरखाव और गठित भूमि क्षेत्र संस्थाओं के साथ इसका मानचित्रण पूर्व के लिए तथा गांवों के साथ ग्राम पंचायत मैपिंग करना। राज्यव्यापी आम चुनाव और उपचुनाव प्रक्रिया को बनाए रखने की सुविधा। सरकार का अनिवार्य होना। निर्देशिका में प्रत्येक संशोधन के लिए आदेश ये सुनिश्चित करने के लिए कि उपयोगकर्ताओं का LGD में प्रकाशित डेटा प्रामाणिक है। ऐतिहासिक डेटा का रखरखाव। जब LGD में संशोधन होता है तो पुराने मान डेटा संग्रहित किए जाते हैं। राज्य विशिष्ट स्थानीय शासन व्यवस्था को बनाए रखने का प्रावधान। तुम्हें पता है वंदे, भारत की पंचायतें ग्रामीण आबादी के सबसे करीब हैं। प्रदेश में विकास लाने के प्रयास में देश, केंद्र और राज्य सरकारें पंचायतों को हमेशा सुदृढ़ बनाती रही है। हाँ, सही कह रही हो नन्ही। पंचायतें स्थानीय क्षेत्र का विकास कर रही है। जम्मू कश्मीर में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाँ, अब तो सरकारी विभागों, निकायों और निगमों में होने वाले घालमेल को खत्म करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने देश की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन ऑडिट, ये क्या होता है नन्ही? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं ज्ञात है। मुझे इसके बारे में बताओ ना। बताती हूँ वंदे, हमारे गांव वालों को भी इस विषय में ज्ञात नहीं है। उनके लिए भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सरपंच काका के लिए भी। तो आप सभी गांव वाले इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आए तो सत्र के अंत में जरूर पूछिएगा। ये सत्र आपके लिए ही रखा गया है। चलो, अब मैं आप लोगों को ऑनलाइन ऑडिट के बारे में विस्तार से समझाती हूँ। स्थानीय निकायों के लिए ऑडिट ऑनलाइन। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देशों की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। ये प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा विकसित ऑडिट ऑनलाइन ऐप द्वारा की जाएगी। क्या है ऑडिट ऑनलाइन? ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत पंचायत एंटरप्राइजेस सूट में एक भाग के रूप में विकसित एक ओपन सोर्स ऐप है। ये लेखा परीक्षकों द्वारा पंचायतों के तीनों स्तरों पर जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकायों तथा विभागों में खातों की वित्तीय ऑडिट की सुविधा प्रदान करता है। ये न केवल खातों की ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि ऑडिट टीम में शामिल किए गए सभी लेखा परीक्षकों से संबंधित सूची के पिछले रिकॉर्ड को बनाए रखने के उद्देश्य से भी कार्य करता है। इसके अलावा ये सूचना सार्वजनिक डोमेन और अन्य
अनुप्रयोगों द्वारा उपयोग करने के लिए भी उपलब्ध रहती है। ऑडिट ऑनलाइन का उद्देश्य इस प्रक्रिया के पहले चरण में देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के 20% ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऑनलाइन ऑडिट के लिए लगभग 50,000 पंचायतों को शामिल किए जाने की संभावना है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 में देश भर की सभी पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा। चालू बीते वर्ष में पंचायतों के लेखा जोखा खातों का ऑडिट इस बात पर केंद्रित होगा कि उन्होंने वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों का उपयोग कैसे किया। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए लगभग 60,070 करोड़ रुपए आवंटन की सिफारिश की थी, जो पिछले वर्ष 14वें वित्त आयोग के द्वारा आवंटित की गई राशि के लगभग समान थी। ऑडिट ऑनलाइन के लाभ। हाल के दिनों में कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन ऑडिट भौतिक सत्यापन के विकल्प के साथ अधिक प्रासंगिक है। ऑफलाइन प्रणाली में समय पर आंकड़ों की उपलब्धता एक प्रमुख मुद्दा था। ऑनलाइन ऑडिट आंकड़ों तक पहुंच को आसान बनाएगा, जिससे जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर निगरानी की जा सके। इसके अलावा पहले किए गए कार्यों की तस्वीर अपलोड करके परियोजनाओं का भौतिक निरीक्षण करने में सहायक होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में ऑडिट कर स्वीकृति और भुगतान से संबंधित सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन देख सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर पंचायतों से अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग भी कर सकते हैं। ऑडिट ऑनलाइन के लिए आगे की राह। यदि पंचायतों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से दोनों दिन बढ़ रहे सभी कार्यों को अनिवार्य रूप से करना है, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की आवश्यकता है। ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व कार्यक्रम को लॉन्च करना इसी उद्देश्य को रेखांकित करता है। इसके अलावा एक ऐसे डिजिटल समावेशी समाज बनाने की एक मजबूत आवश्यकता है, जहां ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा तकनीक का लाभ उठा सके तथा स्वतंत्र रूप से सेवाओं और सूचनाओं को साझा व उनका उपयोग कर सके एवं विकास प्रक्रिया में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सके। ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2.0 के अनुरूप होगा। अच्छा, अब मैं समझ गया नन्ही। ऑडिट टीम ऑडिट के काम को ऑनलाइन अंजाम देती है और इससे ऑडिट के काम को किसी समय सुपरवाइजर के स्तर पर देखा जा सकता है। हाँ, तुम ठीक समझे हो बंदे। पर क्या हमारे गांव वाले इसे समझे होंगे? उनकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत अहम है। उनके प्रतिक्रिया के बिना हमारा सत्र पूर्ण नहीं होगा। हाँ नन्ही, उन्हें पूरी जानकारी मिल रही होगी। मैंने तो कल छुटकी, तीजिया, भूरी और गुड्डू को भी कहा कि सभा में भाग लिया करे। सभा में भाग लेने से कई नई जानकारियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। साथ ही साथ गांव में हो रही गतिविधियों का विवरण भी मिलता है। इसलिए तो मैं सभी सभा में भाग लेता हूँ। अरे वाह वंदे, तुम तो होशियार हो गए हो। क्या तुम्हें पता है कि सभी कार्यों के लिए सरकार कई सरकारी सेवाएं पोर्टल उपलब्ध करा रही हैं तथा कई पोर्टल पर कार्य चल रहे हैं।
नहीं नन्ही, मुझे नहीं पता कौन से पोर्टल हैं वो, मुझे भी बताओ ना। क्या वो हमारे गांव जम्मू कश्मीर में भी उपलब्ध कराए जाएंगे? देखो वंदे, ऐसे कई पोर्टल है जो सरकारी सेवाओं के बारे में आसानी से बता देती है, जैसे MOPR ई पंचायत, पंचायत इंटरप्राइजेस सूट PES के तहत ई पंचायत अनुप्रयोगों के लिए एक पोर्टल। MOPR ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं PRI में ई गवर्नेंस की शुरुआत करने और उसे बढ़ावा देने के लिए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना ई पंचायत MMP शुरू की है। ई गवर्नेंस पहल को प्रभावी ढंग से अपनाए जाने के लिए PRI की संबंधित क्षमताओं का निर्माण किया है। इस परियोजना के अंतर्गत पंचायत इंटरप्राइज सूट की अवधारणा की गई है, जिसमें 11 महत्वपूर्ण सामान्य अनुप्रयोग शामिल हैं। वर्तमान में पंचायत इंटरप्राइज सूट को 10 महत्वपूर्ण सामान्य अनुप्रयोगों के साथ तैनात संचालन किया गया है और GIS स्तर मॉड्यूल की संकल्पना चल रही है। इसके साथ सभी राज्यों में इन अनुप्रयोगों को अपनाए जाने की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है। MOPR इंडिया पंचायत नॉलेज पोर्टल पंचायत संबंधित सभी जानकारी के लिए एक पोर्टल है। वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों की निर्मुक्ति और उपयोग के लिए जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि FFC अवार्ड के तहत किसी भी व्यय का भुगतान करने से पहले ग्राम पंचायतों को राज्य कानूनों के अनुसार बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उचित ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP तैयार करनी चाहिए। इसलिए FFC ने वित्तीय स्थिरता प्रदान करने की जमीनी स्तर पर प्रभावी योजना को सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ ही GPDP को अधिकतम महत्व दिया है। वर्तमान में राज्य योजना के किस चरण में है, इसका आंकलन करने के लिए इस MIS को विकसित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय क्षेत्रवार FFC अनुदान व्यय रिपोर्ट वर्षवार। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर पंचायती राज मंत्रालय ने केवल सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने के जरिए इन अनुदानों के उपयोग के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। चौदहवें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत को प्रदत्त धन का उपयोग कुछ मूलभूत गतिविधियों के लिए किया जाता है, जैसा कि FFC दिशा निर्देशों में अनिवार्य है। ये रिपोर्ट FFC अनुदान का क्षेत्रवार व्यय दर्शाती है। इसके साथ आपत्तियों का निस्तारण भी ऑनलाइन होगा। सभी आपत्तियों के निस्तारण में समय लगता है और कई बार रिपोर्ट को इसी के बहाने लटका कर रखा जाता है। इसलिए दूसरे चरण में शासन की कोशिश डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाने की है। हाँ नन्ही, और दूसरे चरण में वॉइस टाइपिंग की तैयारी भी हो रही है, जिसके अंतर्गत ई हस्ताक्षर की व्यवस्था भी की जा रही है। मतलब रिपोर्ट बनाने के बाद सक्षम अधिकारी ऑनलाइन ही रिपोर्ट को हस्ताक्षर से प्रमाणित कर सकेंगे। डिजिटल के माध्यम से तो कई सारे काम आसान हो गए हैं, है ना नन्ही? पर क्या तुम्हें पता है वंदे,
इसके लिए कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कौन सी दिशा निर्देश? ननी मुझे भी बताओ ना। नीतियां एवं दिशा निर्देश। ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है, जिसका डिजाइन, विकास एवं होस्टिंग नाइलिट द्वारा किया गया है। इस साइट का विकास साधारण जनता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इस साइट के माध्यम से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा इसके विभिन्न समूहों, संगठनों के बारे में विश्वसनीय, व्यापक, सही सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार के अन्य पोर्टलों, वेबसाइटों के हाइपरलिंक विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराए गए हैं। इस वेबसाइट की सूचना सामग्री विभाग के विभिन्न समूहों तथा प्रभागों के सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है। हमारा ये प्रयास है कि इस साइट की सूचना सामग्री के क्षेत्र, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अभिवृद्धि एवं समृद्ध नियमित रूप से की जाती रहेगी। सूचना सामग्री समीक्षा नीति अनुप्रयोग PDF फाइल जो एक नए विंडो में खुलती है। सूचना सामग्री अभिलेखन नीति अनुप्रयोग PDF फाइल जो एक नए विंडो में खुलती है। सामग्री अभिलेखीय नीति, प्रतिलिप्याधिकार नीति, हाइपरलिंकिंग नीति, गोपनीयता नीति, सामग्री योगदान, मॉडरेशन और अनुमोदन नीति, एकरूपता बनाए रखने और संबंधित मेटा डेटा और कीवर्ड के साथ मानकीकरण लाने के लिए सामग्री को नाइलिट के विभिन्न विंगों से अधिकृत सामग्री प्रबंधक द्वारा लगातार योगदान देने की आवश्यकता है। पोर्टल पर सामग्री संपूर्ण जीवन चक्र प्रक्रिया से गुजरती है, जिसमें शामिल हैं निर्माण, परिवर्तन, अनुमोदन, संयम, प्रकाशित करना, समाप्ति, पुरालेख संबंधी। एक बार सामग्री का योगदान हो जाने के बाद वेबसाइट पर प्रकाशित होने से पहले इसे अनुमोदित और संचालित करने की आवश्यकता होती है। मॉडरेशन बहुस्तरीय हो सकता है। यदि सामग्री को किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसे संशोधन के लिए सामग्री के प्रवर्तक के पास वापस भेज दिया जाता है। विभिन्न सामग्री तत्व को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। दिनचर्या, ऐसी गतिविधियां जो किसी नौकरी या प्रक्रिया के सामान्य भाग के रूप में की जाती है। प्राथमिकता, ऐसी गतिविधियां जो किसी नौकरी या प्रक्रिया के एक जरूरी हिस्से के रूप में की जाती हैं। एक्सप्रेस, ऐसी गतिविधियां जो किसी नौकरी या प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से के रूप में की जाती हैं। सामग्री समीक्षा नीति, नाइलिट वेबसाइट संगठन द्वारा प्रदान की जा रही जनसाधारण तक सूचना के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसलिए वेबसाइट पर सामग्री को चालू और गोपनीय रखना आवश्यक है और इसलिए सामग्री समीक्षा नीति की आवश्यकता है। चूंकि सामग्री का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए विविध सामग्री तत्वों के लिए अलग अलग समीक्षा नीतियां परिभाषित की गई हैं। समीक्षा नीति विभिन्न प्रकार के सामग्री तत्वों, इसकी
वैधता और प्रासंगिकता के साथ साथ अभिलेखीय नीति पर आधारित होती है। सामग्री अभिलेखीय नीति भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशा निर्देश ये निर्धारित करते हैं कि समाप्त या पुरानी हो चुकी सामग्री को वेबसाइट पर प्रस्तुत या फ्लैश नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इस विभाग द्वारा अपनाई गई सामग्री अभिलेखीय नीति के अनुसार इसकी समाप्ति तिथि के बाद सामग्री को साइट से हटा दिया जाएगा। महत्वपूर्ण डेटा को संग्रह पृष्ठ पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, इसलिए सामग्री योगदानकर्ताओं को समय पर सामग्री को पुनः सत्यापित संशोधित करना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि समाप्त हो चुके डेटा साइट पर मौजूद फ्लैश नहीं है। जहां कहीं भी सामग्री को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, वेब सूचना प्रबंधक को उनके अभिलेखीय हटाने के लिए उपयुक्त सलाह भेजी जा सकती है। प्रत्येक सामग्री घटक मेटा डेटा स्रोत और वैधता तिथि के साथ है। कुछ घटकों के लिए वैधता तिथि ज्ञात नहीं हो सकती है, अर्थात सामग्री को सदा के लिए कहा गया है। इस परिदृश्य के तहत वैधता तिथि 10 वर्ष होनी चाहिए। घोषणाओं, निविदाओं जैसे कुछ घटकों के लिए वेबसाइट पर केवल वही लाइव सामग्री दिखाई जाती है जिसकी वैधता तिथि वर्तमान तिथि के बाद की है। अन्य घटकों जैसे दस्तावेजों, योजनाओं, सेवाओं, प्रपत्रों, वेबसाइटों और संपर्क निर्देशिका के लिए सामग्री समीक्षा नीति के अनुसार समय पर इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। प्रतिलिप्याधिकार नीति। इस पोर्टल में दी गई सामग्री की प्रतिलिपि हमें मेल भेजकर समुचित अनुमति लेने के पश्चात निशुल्क रूप में तैयार की जा सकती है, लेकिन सामग्री की प्रतिलिपि सही ढंग से तैयार की जाएगी और इसका प्रयोग अप्रतिष्ठाजनक रूप से या भ्रामक संदर्भ में नहीं किया जाएगा। जहां भी सामग्री का प्रयोग किया जाए या दूसरों को जारी की जाए, स्रोत की स्पष्ट रूप में अभिस्वीकृति की जाएगी। इस सामग्री की प्रतिलिपि की अनुमति ऐसी सामग्रियों के मामले में लागू नहीं होगी जो तृतीय पक्षकार के प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत हैं। ऐसी सामग्रियों की प्रतिलिपि तैयार करने का अधिकार संबंधित विभागों, प्रतिलिप्याधिकार धारकों से प्राप्त की जाएगी। हाइपरलिंक नीति। इस वेबसाइट के कई स्थानों पर आपको दूसरी वेबसाइटों, पोर्टलों के लिंक दिखाई देंगे। ये लिंक आपकी सुविधा के लिए दिए गए हैं। लिंक उपलब्ध कराई गई वेबसाइटों की सूचना सामग्री तथा इसकी विश्वसनीयता के लिए नाइलिट जिम्मेदार द्वारा नहीं है और उनमें व्यक्त किए गए विचारों से इसका सहमत होना आवश्यक नहीं है। इस पोर्टल में मात्र उनका उपलब्ध होना या उनकी सूची होने से ये नहीं मान लिया जाएगा कि उनकी पुष्टि की जा रही है। हम ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ये लिंक हमेशा काम करेंगे और लिंक प्रदान किए गए पृष्ठों की उपलब्धता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।
गोपनीयता नीति। नाइलिट की वेबसाइट आपकी किसी विशिष्ट व्यक्तिगत सूचना का अभिग्रहण स्वतः नहीं करती है, जैसे कि आपका नाम, फोन नंबर या ईमेल पता, जो आपको अलग अलग रूप में पहचानने की अनुमति देती है। यदि नाइलिट की वेबसाइट आपका व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध करती है, तो आपको ऐसी सूचना एकत्रित करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवगत कराया जाएगा और आपकी व्यक्तिगत सूचना को सुरक्षित रखने के पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। हम नाइलिट की वेबसाइट पर स्वेच्छा से दी गई व्यक्तिगत रूप में पहचानी जाने वाली किसी सूचना की बिक्री किसी तृतीय पक्षकार, सार्वजनिक, निजी को नहीं करते हैं या देते हैं। इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई किसी भी सूचना को क्षति, दुरुपयोग, अनाधिकृत अभिगम या नुकसान से सुरक्षित रखा जाएगा। हम प्रयोक्ता के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं, जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, डोमेन नाम, ब्राउजर की किस्म, प्रचालन प्रणाली, पृष्ठों को देखने की तिथि एवं समय। जब तक हम इस साइट को क्षतिग्रस्त करने का कोई भी प्रयास नहीं देखते हैं, तब तक हम इन एड्रेसों को हमारी साइट को देखने वाले व्यक्तियों की पहचान के साथ लिंक करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। तो तुम समझ गए ना वंदे कि किस प्रकार से सभी वेबसाइटों को सुरक्षित तरीके से बनाया गया है। इसमें शामिल कोई भी डाटा बिना किसी सरकारी इजाजत के निकाला नहीं जा सकता। हाँ, मैं समझ गया नन्ही, और हमारे गांव वाले भी समझ गए होंगे। वेबसाइट और पोर्टल के होने से उन्हें भी तो कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी। पर एक बात तो बताओ कि ई गवर्नेंस में हमारे पंचायत की भूमिका अहम कैसे हो जाती है? पंचायत की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि सरकार ने सभी पंचायतों को ई सक्षम करने के लिए ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP नामक एक परियोजना तैयार की है, जो उनके कामकाज को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाएंगे। पंचायतों में ई गवर्नेंस राष्ट्रीय ई शासन योजना के तहत ई पंचायत MMP के माध्यम से पंचायतों में ई गवर्नेंस हासिल करने की मांग की गई है। PRI कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर तक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मॉडल अपनाया गया है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायत इंटरप्राइजेस सूट अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित संकाय भी प्रदान कर रहा है और राज्यों को मास्टर प्रशिक्षकों का एक संवर्ग बनाने की सलाह दी है। अब तक करीब 20,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को बुनियादी ICT साक्षरता प्रशिक्षण देने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 14 राज्यों में 4500 अधिकारियों और निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। किसी भी योजना की सफलता और निरंतरता उस योजना जनता द्वारा अपनाने और सहभागिता पर निर्भर करती है। अंततः प्रत्येक स्तर पर जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए। हाँ, अब मैं समझ गया कि ई गवर्नेंस हमारे गांवों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसमें भी सभी गांव वालों की भागीदारी होनी चाहिए। हाँ, और गांव के सभी लोगों को सरपंच काका से सभी जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए। यदि आपसे इस सत्र में कोई जानकारी छूट गई हो तो उसे भी प्राप्त कीजिएगा और उसके बारे में विस्तार से समझिएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि डिजिटल हुआ है गांव अपना, पूरा हुआ है अपना सपना, ई गवर्नेंस के आने से तेज हुआ है काम अपना। जय हिंद, जय भारत।